ये 43 रोल नंबर, इनको कहेंगे दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। प्रोबेबिलिटी असल में होता है लाइक्लीहुड कि कोई चीज़ के कितने चांसेस हैं उसकी हैपनिंग के। मतलब अगर आप कोइन को टॉस करते हैं तो कोइन की दो साइड्स होती हैं, एक हेड होता है और एक टेल होता है। तो हेड आने के चांसेस और टेल आने के चांसेस कितने हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती हैं। तो कुछ इसमें चीज़ें यूज़ होंगी जिनको आप नॉमेनक्लेचर कहते हैं प्रोबेबिलिटी का। तो वो अभी हम पढ़ेंगे कि वो क्या होती हैं, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी का जनरल इंट्रोडक्शन होगा इस लेक्चर में। तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरफ जो है वो हम किस तरह से प्रोबेबिलिटी को कवर करेंगे। ठीक है जी। अब जब मैं कोइन को टॉस करता हूँ तो दो आपके पास चांसेस हैं, यानी दो इवेंट्स बन सकते हैं, या तो टेल आ सकता है या फिर हेड आ सकता है। तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हो गए जी? 2 हो गए। और इन दोनों में से दोनों की जो हैपनिंग है, यानी दोनों में से कोई एक, जैसे अगर आप बात करें कि टेल के आने के चांसेस क्या हैं, तो टेल के आने के चांसेस आपके पास कैसे निकलते हैं वो आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाता है। ठीक है जी। अच्छा जी, वो आपकी प्रोबेबिलिटी कहलाती है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ नॉमेनक्लेचर में कुछ चीज़ें होती हैं जिसको आप सेट कहते हैं। जिसको आप आहिस्ता आहिस्ता स्टडी करेंगे। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो सेट है। सेट असल में होता क्या है कि जिसमें आप सारे के सारे नंबर ऑफ इवेंट्स को इंक्लूड करें, वो आपका सेट कहलाता है। यानी अगर मैं टॉस को कोइन को टॉस करता हूँ तो आपके पास हेड और टेल जो है, ये आपके पास दो डिफरेंट इवेंट है। इन दोनों इवेंट्स को जब आप एक सेट में लिख देंगे तो वो आपका प्रोबेबिलिटी का सेट कहलाएगा। A set is a well-defined collection of distinct objects. The object making up a set are called its element. A set is usually denoted by a capital letter, that is basically A, B, C, while its elements are denoted by small letters, that is small a, small b, and small c. ठीक है जी। ये जो आपके पास अंदर वाले डिजिट्स लिखे हुए हैं ये सेट के एलिमेंट्स कहलाते हैं। ठीक है जी। और ये आपका सेल का नोटेशन होता है, ये ए सेट है और इसके अंदर आपके पास 5 जो हैं वो इसके एलिमेंट्स हैं इस सेट के, और ये सारे के सारे अलग अलग हैं। ठीक है जी। डिस्टिंक्ट का मतलब ये होता है कि 1 1 ही कहलाएगा हर दफ़ा, 2 2 ही कहलाएगा, 3 3 कहलाएगा। यानी इसमें इस तरह से नहीं होता कि आपके पास जो 3 है वो किसी और चीज़ से भी मैच कर रहा हो। वो उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होगी, वो अपनी एक खसूसियत रखेगा जिसकी बुनियाद पे आप उसको इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। फिर फॉर 3 बिलोंग्स टू सेट ए वी राइट 3 बिलोंग्स टू ए एंड रीड इट एज 3 बिलोंग्स टू ए। ये आपने पहले पढ़ा होगा, सेट की जो थ्योरी आपने पढ़ी होगी, और अगर ये ना इसका मेंबर हो तो आप इसको क्रॉस कर देते हैं। नल सेट आपके पास वो होता है जो एम्प्टी सेट हो, जिसमें आपके पास कोई एलिमेंट ना हो, वो आपका नल सेट कहलाता है, जिसको आप एम्प्टी सेट भी कहते हैं। और इसको 5 से शो करते हैं, या आप सेट की जो ब्रैकेट्स होती हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं लिखते। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास सबसेट। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए ए सबसेट ऑफ बी। प्रॉपर सेट आपका होता है if A is subset of B and B contains at least one element which is not an element of A is said to be proper subset of B। ये आपने पहले पढ़ी होगी, इसलिए इसको मैं थोड़ा हम इसको जल्दी रिव्यू करते हैं ताकि हम प्रोबेबिलिटी के सेट्स के ऊपर पहुंच सकें। ठीक है जी। तो ए को आप अगर इसके नीचे बार लगाएं तो ये आपके पास सबसेट कहलाता है, अगर बार ना लगाएं तो प्रॉपर सबसेट कहलाता है। प्रॉपर सबसेट कैसे कब बनता है? वो तब बनता है जब आपका ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट हो, लेकिन बी का कोई एक ऐसा एलिमेंट हो जो इससे ज़्यादा हो। यानी 1 2 3 4 5 आपके पास ए का एलिमेंट है और आपके पास बी जो है 1 2 3 4 5 6 है। तो 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो बी में तो है लेकिन ए में नहीं। तो आपका प्रॉपर सेट क्या कहलाएगा? ये आपका प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट की अगर बात करें, सेट इज फाइनाइट इफ इट कंटेन्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपके पास इस तरह से डॉट शो हो रहे हो तो वो इनफाइनाइट सेट को शो करते हैं, और अगर आपके पास इस तरह से वो क्लोज हो रही हो उसकी रेंज, तो वो आपका फाइनाइट सेट कहलाता है। ठीक है जी।
तो ये आपके पास आ गया फाइनाइट सेट और ये आ गया इनफाइनाइट सेट। ये आपके पास क्या है, ये इवन नंबर का सेट है, तो ये आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज आएंगी, इसलिए आप इसको नंबर इनफाइनाइट सेट कहना है। यूनिवर्सल सेट की बात करें तो सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। जैसे अगर हम बात करें, हमारे पास 3 सेट हैं 1 2 3। ए का सेट जो है उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3, बी के हैं 2 3 4 5 6, सॉरी 2 4 5 6, और सी जो है वो उसमें 8 और 10 है। तो जो यूनिवर्सल सेट बनेगा उसमें क्या होगा कि इन तीनों के एलिमेंट्स उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे। उसमें 1 भी होगा, उसमें 2 भी होगा, उसमें 3 भी होगा, 4 5 6 8 होगा और 10 होगा। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं एलिमेंट, लेकिन एटलीस्ट इतने होंगे तो वो आपका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर आप इसके डायग्राम, इसको आर्गन डायग्राम कहते हैं, तो ये आपकी अगर शो हुई हो, अगर आप इसको देखें तो इसमें आपको पता चलेगा कि यूनिवर्सल सेट जो होता है उसको आप शो करते हैं। ये आपके पास होता है जी, एक सेकेंड। अच्छा, जो आपके पास सेट्स होते हैं उनको आप शो करते हैं सर्कल के साथ, और जो आपके पास है यूनिवर्सल सेट होता है इसको आप शो करते हैं, जो इसके बाद आप बाउंड्री बनाते हैं वो आपके पास क्या होती है, उस पर, या जो उसको क्या कहते हैं, खैर ये इसको देख लीजिएगा, ये इस तरह से इसकी डायग्राम बनती है, मुझे इसका वर्ड ज़हन में नहीं आ रहा अभी। तो ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट। उसके बाद डिसजॉइंट सेट ऐसे होते हैं जिनका कोई भी एलिमेंट आपस में मिल ना रहा हो, उसको आप डिसजॉइंट सेट कहते हैं। यानी अगर आप उसके इंटरसेक्शन की बात करें तो डिसजॉइंट सेट के इंटरसेक्शन जो है वो आपके पास नल सेट होगा। ठीक है जी, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट इंक्लूडेड नहीं होगा। ओवरलैपिंग सेट की अगर बात करें तो ओवरलैपिंग सेट आपके पास इस तरह से आते हैं कि अगर आपके पास ओवरलैपिंग सेट में आपके पास होता क्या है जी, कि ओवरलैपिंग सेट में आपके पास अगर दो सेट इस तरह से हैं कि उनका इंटरसेक्शन, जब आप इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन बेसिकली ये होता है कि अगर आप दो सेट्स को कंपेयर करें तो अगर उनके कुछ एलिमेंट्स कॉमन हो तो वो आपके पास क्या आएगा, कहलाएगा, मतलब जब आप दोनों सेट्स के कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन के रिजल्ट आपके पास जो आते हैं वो आपका इंटरसेक्शन का रिजल्ट कहलाता है। अगर वो आपके पास जीरो आ रहा हो तो वो आपके पास क्या कहलाते हैं, डिसजॉइंट सेट कहलाते हैं। अगर वो जीरो ना आ रहा हो तो वो आपके पास ओवरलैपिंग सेट कहलाते हैं। इसको वेन डायग्राम कहते हैं। वेन डायग्राम में आपके पास क्या होता है कि आप यूनिवर्सल सेट को जो है वो रिक्टेंगल कहते हैं उसे, रिक्टेंगल के थ्रू आप शो करते हैं। जो आपके पास सेट्स होते हैं उनको आप कैसे शो करते हैं, उनको आप सर्कल के थ्रू शो करते हैं। अगर आप यूनियन ऑफ सेट की बात करें तो यूनियन में आप क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं दोनों सेट्स के एलिमेंट को। अगर आपके पास ए सेट है और बी सेट है तो आपके पास क्या होगा, यूनियन के केस में आप क्या करेंगे, यूनियन के केस में आप ए और बी के दोनों एलिमेंट्स उसमें लिखेंगे, और इसको जो शो करते हैं वो ए यूनियन बी इस तरह से शो करते हैं। तो ये आपके पास क्या आ जाता है जी, जो शेडेड एरिया इसमें शो किया गया है आपके पास वेन डायग्राम में, वो आपके पास क्या आ जाता है, इसका यूनियन आ जाएगा। ये वाला जो ब्लैक कलर का शेडेड एरिया है ये आपको यूनियन बताएगा, जिसमें ए का भी एलिमेंट होंगे और बी के भी एलिमेंट होंगे। अब अगर आपके पास ये दोनों ओवरलैपिंग, ये कौन सा केस है जब आपके पास ओवरलैपिंग है, यानी जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे दोनों के वो यहाँ पे आ जाएंगे, तो ये ओवरलैपिंग का केस है। ये आपके पास है डिसजॉइंट सेट का केस। डिसजॉइंट सेट के केस में आपके पास क्या होता है कि दोनों अलग अलग होते हैं, इनमें आपके पास कॉमन एलिमेंट कोई नहीं होता। जैसे यहाँ पे शो किया गया है, ए जो है वो 2 4 6 है और बी आपके पास 1 3 5 है। तो ये दोनों में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, लेकिन आप इनका यूनियन लिख सकते हैं। यूनियन कब लिखते हैं, यूनियन आप इस तरह से लिखते हैं कि आपका सेट ए और बी, आप इन दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं तो ए यूनियन बी बन जाता है। तो दोनों को शेडेड आप अलग अलग से कर देंगे। इंटरसेक्शन ऑफ सेट की अगर बात करें तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट में आप ए के एलिमेंट सारे लिखते हैं और बी के एलिमेंट सारे लिखते हैं। जो इनमें कॉमन हो वो आपके इंटरसेक्शन में आ जाता है। जैसे ए की अगर बात करें तो 1 2 3 4 5 6 ए के एलिमेंट्स हैं। इस तरह से बी की अगर बात करें तो 2 3 6 और 7 ये आपके पास बी के एलिमेंट्स हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी, यू को अगर उल्टा करके लिखें तो इंटरसेक्शन का साइन होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज बेसिकली इक्वल टू द कॉमन एलिमेंट बिटवीन
these two sets, and that is those are basically 2, 3 and 6. सो 2, 3 और 6 आपके पास ये शेडेड एरिया आपको शो करेगा कि आपका इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे 2, 3, 6 आपके एलिमेंट्स आ जाएंगे। अगर आप डिफरेंस ऑफ सेट निकालना चाहें तो ए माइनस बी आप उसको करते हैं। वो कैसे करते हैं? आपने करना ये होता है कि आपके पास अगर ए के एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 5, 6, 7 और 8, और बी आपके पास है 2, 4, 6 और 8, तो आपने अगर ए माइनस बी निकालना है, यानी डिफरेंस आपने निकालना है ए माइनस बी, तो आप करेंगे क्या कि ए के वो एलिमेंट्स लिखेंगे ए माइनस बी में जो बी का पार्ट ना हो। जैसे आपके पास 1 जो है वो बी का पार्ट नहीं है, इस तरह से 3 आपके पास बी का पार्ट नहीं है, 5 आपके पास बी का पार्ट नहीं है, 7 आपके पास बी का पार्ट नहीं है। तो ये आपके पास क्या बन जाएंगे? ये माइनस बन जाएगा किस चीज़ का जी? ये आपके पास माइनस बन जाएगा, ए माइनस बी बन जाएगा। और इसको अगर आप शेड करना चाहें तो ए माइनस बी के जो इंटरसेक्शन है वो ये वाला पोर्शन आ गया, और शेडिंग की अगर आप बात करें तो ए माइनस बी में ए के वो एलिमेंट्स होंगे जो बी का पार्ट नहीं है, तो आपका ये वाला पोर्शन जो है वो ए का हाईलाइट हो जाएगा। कंप्लीमेंट ऑफ सेट की अगर बात करें तो कंप्लीमेंट ऑफ सेट में आप इस तरह से करते हैं, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है u माइनस ए करते हैं, यानी u माइनस ए से मुराद ये है कि कंप्लीमेंट ऑफ ए इज बेसिकली इक्वल टू u माइनस ए। u के वो एलिमेंट जो a का पार्ट नहीं है वो आपके पास क्या बन जाएंगे? कंप्लीमेंट ऑफ दैट स्पेसिफिक सेट। तो a बार के साथ इसको शो करते हैं, दैट इज बेसिकली इक्वल टू u माइनस ए। सो वी हैव those elements of U which are now those are not part of A set। तो आपके पास U माइनस ए आप एवेलुएट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके यूनिवर्सल के एलिमेंट हैं, यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स हैं। और ए की केस में आपके पास क्या है? 2, 4, 6 और 8 है। तो आपके पास एलिमेंट्स कौन से आ जाएंगे इसमें? 1, 3, 5, 7, 9 और 10। तो ये आप शेड अगर करना चाहें तो ए वाला जो है वो इसमें से निकल जाएगा, बाकी का एरिया शेडेड हो जाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो इफ एस इज बेसिकली इक्वल टू 1 to 10 elements, then A is basically equal to 1, 2, 3, 4, and B is 2, 4, 6, 8, C is 1, 3, 5, 7, and D is basically equal to 2, 4. Then we have to find out A union B, A union C, A intersection C, C intersection B, C complement and A complement. For finding out A union B, we have to combine the elements of set A and set B। सेट ए के एलिमेंट्स और बी के एलिमेंट्स दोनों को कंबाइन कर दें तो ए यूनियन बी आ जाएगा। यहाँ पे जैसे इसको कंबाइन किया गया। ए यूनियन सी की अगर बात करें तो सेट ए और सी के एलिमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे तो ए यूनियन सी आ जाएगा। इस तरह से ए इंटरसेक्शन सी की अगर बात करें तो ए और सी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इसमें लिखे जाएंगे। सी इंटरसेक्शन बी की अगर बात करें तो सी और बी के दरमियान जो कॉमन एलिमेंट है वो लिखेंगे। अगर वो कोई और कॉमन एलिमेंट नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे? नल सेट या 5 सेट के इक्वल करते हैं। सी कम्प्लीमेंट की अगर बात करें तो आपके पास एस माइनस सी जो है वो आपके पास सी कम्प्लीमेंट होगा। इसी तरह से ए कम्प्लीमेंट की बात करें तो आपके पास एस माइनस ए जो है वो आपके पास ए कम्प्लीमेंट होगा। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ लें। नो सर, ये आता है। अच्छा जी, एक और चीज़ इसमें इंक्लूड होती है जिसको आप परमुटेशन में इंक्लूड करेंगे, वो फैक्टोरियल होता है। अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल लिखा हो तो इसका मतलब ये होता है कि आपने उस नंबर से स्टार्ट करना है और डाउन डाउन द स्ट्रीम आपने क्या करते जाना है, उसको अप टू 1 आपने मल्टीप्लाई करते जाना है। जैसे अगर आपके पास n का फैक्टोरियल लिखा हो तो n को मल्टीप्लाई करेंगे n-1 के साथ, फिर n-2 आएगा, n-3 अप टू 1। लाइक अगर आपके पास 2 का फैक्टोरियल लिखा हुआ है तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, यानी n आ गया आपके पास 2 और n-1 आपके पास कितना आ गया? 2-1, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 1। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय विद 1 इज बेसिकली इक्वल टू 2। तो ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल। और अगर आप 4 का फैक्टोरियल वैल्यूएट करना चाहें तो 4 मल्टीप्लाइड बाय n-1 वो कितना होगा? 3। n-2 करेंगे तो वो 2 होगा, n-3 करेंगे तो वो 1 होगा, और 1 तक ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 4 का फैक्टोरियल आ गया आपके पास 24। इस तरह से 10 का फैक्टोरियल निकालना चाहें तो वो आप निकाल सकते हैं। 0 का जो फैक्टोरियल होता है वो आपके पास 1 के इक्वल होता है। इस तरह से 1 का जो फैक्टोरियल होता है वो भी आपके पास 1 के इक्वल, वो आगे आएगा तो आपको पता चल जाएगा इसकी प्रॉपर्टीज। अब एक परमुटेशन एक चीज़ आती है जिसको आप इस तरह से समझें
कि an arrangement of finite number of objects in a definite order is called permutation of these objects. The number of ways of arranging n objects taken r at a time is denoted by n permutation r and it is defined as. इसको इस तरह से समझेंगे तो ज़्यादा बेहतर पता चल जाएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 10 हैं और उनमें से आपने 3 इंक्लूड मतलब जो आपने परमुटेशन करनी है उसमें से 3 के सेट बनाने हैं, ठीक है जी। तो आपके पास आर जो है वो 3 हो जाएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास 10 हो जाएंगे और उनमें से आपने जो इसका क्राइटेरिया रखा है तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो 3 नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाएंगे जिनको आप इंक्लूड करते हुए, तो 3 नंबर्स को आप इंक्लूड करते हुए सेट्स उसके बना रहे हैं। तो ये आपके पास एन पी आर बन जाता है, इसको एन परमुटेशन आर कहते हैं एंड दैट इज बेसिकली इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन अगर आपके पास 10 है तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, आर आपके पास 3 है तो 10 माइनस 3 दैट इज बेसिकली इक्वल टू 7। तो 10 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 का फैक्टोरियल करेंगे तो नंबर ऑफ परमुटेशन आ जाएंगी। परमुटेशन से मुराद ये होता है कि आप उसको कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज में आप उस तरह की सेट्स को अरेंज कर सकते हैं, वो आपकी परमुटेशन कहलाती है। The number of permutation of n objects out of which n1 are alike of one kind, n2 are alike of second kind, and so on, nk are alike of kth kind is given by। अगर आपके पास अलग अलग आपके पास क्या होंगे पैरामीटर्स हों तो आप क्या करेंगे कि आपके पास इस तरह से भी परमुटेशन को शो किया जाता है बड़ी ब्रैकेट के साथ। तो आपके पास क्या होगा, जिसको आप स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, तो आपके पास क्या होगा n और आपके पास क्राइटेरियाज हो एन नंबर 1 आपके पास n1 जो है वो आपके पास पहला लाइक्लीहुड हो, फिर n2 हो, फिर n3 हो और इस तरह से चलते जाएं। तो आपने इन सारों के फैक्टोरियल नीचे मल्टीप्लाई करते जाना। फॉर एग्जांपल, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट 4 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द फॉलोइंग इंटीजर्स। ये आपके पास इंटीजर हैं 6 इंटीजर्स, इनमें से आपने 4 नंबर ऑफ डिजिट्स बताने, इनमें कोई ऐसे डिजिट बनाने हैं जो 4 नंबर्स पे मुश्तमिल हो। तो आपके पास r कितना आ गया 4 और n कितना आ गया आपके पास 6। आपने एन पी आर निकालना है, एन पी आर बेसिकली इक्वल टू 6p4 हो जाएगा। 6p4 की अगर बात करें तो कैसे निकलता है, 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 6 माइनस 4 इसका फैक्टोरियल, यानी 6 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 का फैक्टोरियल। तो आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास 360 पॉसिबिलिटीज़ हैं इसको अरेंज करने की, 4 जिसमें 4 नंबर ऑफ डिजिट्स हों। ऐसे आपके पास नंबर्स हों जिनमें 4 डिजिट्स हों, वो आप 360 नंबर लिख सकते हैं इनको अरेंज करते हुए, 1 2 3 4 5 6 इनको अरेंज करते हुए 360 ऐसे नंबर लिख सकते हैं। ये परमुटेशन है। सेम इस तरह से अगर आप 5p3 की बात करें तो वैसे वैल्यूएट होगा, 5 ऊपर आ जाएगा, 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर का फैक्टोरियल होता है। तो आपके इस केस में n 5 है और आर आपके पास 3 है, तो आपके पास 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा और 5 माइनस 3 यानी 2 का फैक्टोरियल आ जाएगा। इस तरह से 10p6 की बात करें तो 10 का फैक्टोरियल आ जाएगा, डिवाइड आप किससे करेंगे, 10 माइनस 6 के साथ करेंगे, 10 माइनस 6 के साथ करेंगे तो 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इतनी आपके पास परमुटेशन आ जाएंगे। नेक्स्ट होता है हमारे पास एक कम्बिनेशन का फिनोमिना। कम्बिनेशन क्या होता है, व्हेन अ सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मेड विदाउट पेइंग रिगार्ड टू द ऑर्डर ऑफ द सिलेक्शन, इट इज कॉल्ड कम्बिनेशन। द नंबर ऑफ कम्बिनेशन ऑफ n थिंग्स taken r at a time is denoted by ncr and it is denoted by nr and is defined by nr is basically equal to, इसमें सिर्फ एक और चीज़ इंक्लूड हो जाती है जब आप कम्बिनेशन की बात करें, वो आपका r का फैक्टोरियल जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। इसमें होता है कि उसमें आप ऑर्डर को मद्देनज़र रखते हैं, यानी आपके पास ऑर्डर का ख्याल रखा जाता है, यानी आप 1 के साथ 2 को फिक्स कर रहे हैं तो ये आपका एक ऑर्डर बन रहा है। इस केस में आप ऑर्डरलेस चलते हैं, कॉम्बिनेशन में आप ऑर्डरलेस चलते हैं। तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल इज बेसिकली द फॉर्मूला फॉर इवैल्यूएटिंग द कॉम्बिनेशन फॉर अ स्पेसिफिक क्वेश्चन। जैसे हमारे पास अगर यहाँ पे 5c3 लिखा है तो इसका मतलब है आपने क्या करना है जी, आपने करना ये है कि 5 का फैक्टोरियल लेना है, r आपके पास कितना है 3 का फैक्टोरियल आ जाएगा डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल।
ठीक है जी। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, 10 इसका आंसर आ जाता है। सेम 6C या C2 निकालना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल, दैट इज बेसिकली इक्वल टू 4 एंड वी आर गोइंग टू हैव द आंसर 15 एज वेल। और आपके पास 8C5 निकालना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉम्बिनेशन आ जाएगा 8C5। ठीक है जी। यहाँ तक आप लोग अभी इसको कवर करें और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ एक्सरसाइज से, उनकी आप प्रैक्टिस कर लें। फर्दर जो हम प्रोबेबिलिटी और इसी कॉम्बिनेशन परमुटेशन को लेकर आगे चलेंगे वो मैं आपको बता दूंगा हमने कैसे उसको लेके चलें, साथ के साथ कवर करते जाएंगे तो ये आपको समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है 6.1 एक्सरसाइज 6 का, वो आपने करना है। उसके बाद आपने 6.2 करना है, 6.3 करना है। ठीक है, बल्कि 6.3 आप रहने दें अभी, सही है। आपने 6.1 और 2 करना है और ये आपने उसी असाइनमेंट के साथ सबमिट करना है। ठीक है, जो एक्सेल की असाइनमेंट सबमिट करेंगे एतवार को उस रात 12 बजे से पहले पहले, उसी के साथ आपने क्या करना है कि ये 2 क्वेश्चन भी सॉल्व करके वहाँ पे उसके साथ ही अटैच करके भेजना है। एक एक्सेल की फाइल हो जाएगी और एक PDF की फाइल हो जाएगी, दोनों अपलोड करनी है। 6.1 है और 6.2 एक्सरसाइज के क्वेश्चन। किसी का कोई क्वेश्चन है आज के लेक्चर से रिलेटेड तो आप पूछ लें। नो सर। अच्छा जी, ये मेरा एक क्वेश्चन है वो मैं पूछता हूँ, इस रोल नंबर से पूछूंगा वो बताइए।